27 अक्टूबर 2018 बरोज़ हफ्ता न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा तीसरी सालाना उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ और फिर दोनों दिन लाहौर की अदबी एतबार और तारीखी सकाफती नकूश के हवाले से अहमियत और मकबूलियत को ज़ेर बहस लाते हुए दस्तावेजी फिल्मों के साथ मकालात पेश किए गए। प्रोफेसर ताहिरा नकवी साहिबा जो कि NYU में उर्दू डिपार्टमेंट की इंचार्ज हैं, उन्होंने उर्दू ज़बान की तरवीज में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के रोल पर रोशनी डाली। नुसरत सोहेल साहिबा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उर्दू ज़बान के प्रोग्राम को इंग्लिश में करने की वजह यह भी है कि यहाँ वेस्ट में उर्दू को रिकग्नाइज किया जाए। जफर जैदी मेमोरियल सोसाइटी की प्रेसिडेंट और मारूफ शायरा हुमैरा रहमान साहिबा ने भी प्रोफेसर ताहिरा नकवी और गबरुल्ला निक और नुसरत सोहेल साहिबा की काविशों को NYU में उर्दू की तरवीज के हवाले से बहुत सराहा। ट्राई स्टेट एरिया की एक और मारूफ शायरा मोहतरमा फर्रा कामरान ने भी NYU में उर्दू की तरवीज के सिलसिले में मुनक्कदा प्रोग्रामों की बहुत तारीफ की। आइए देखते हैं उर्दू कॉन्फ्रेंस की दोनों दिनों की प्रोग्रामों की कुछ झलकियां। The driver said to me, I haven't studied in a college like you, Bibi, but I know one thing, that the feelings that I have in my heart are best expressed by our great poets. And I connect most with our Qawmi Shair Allama Iqbal. Let me read you one of the shairs I love. Meanwhile, I took out my paper and I'm taking notes now. And do you know what, this totally ordinary looking driver became so emotional that his voice was breaking. I could see his tears in his eyes. He said to me, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। If you have a longing for the exquisite sensitivity, you need to be with the faqirs, the destitutes. तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में. You don't find this pearl in the treasure troves of kings. मैं हमारे 6 साल पहले शुरू हुई रेखता आज के दिन में मुझे फख्र है कि दुनिया की सबसे देखी जाने वाली उर्दू की वेबसाइट है. आज रेख्ता में हमारे 18 मिलियन यूनिक यूज़र थे लास्ट ईयर. फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडियाज़ का इस्तेमाल करके हम लोग स्पेशली यूथ तक पहुंचने का हमारा जो काम है दैट इज़ बीन इनक्रेडिबली सक्सेसफुल एंड ग्रोइंग. यंग बच्चे हैं जो शायरी करना चाहते हैं और काफ़ी एक इनमें डिक्शनरी में प्रॉब्लम आती है. सो वी बिल्ट अ काफ़िया डिक्शनरी फॉर यंग एंड फोर्थकमिंग पोएट्स. इसमें आप कोई भी लफ्ज़ डालें तो उसके वजन के हिसाब से सिर्फ नॉट जस्ट होमोफोन बट उसके वजन के हिसाब से सारे के सारे लफ्ज़ जुड़े. एंड दिस हैज बीन पिक्ड अप फ्रॉम दी 36,000 गज़ल्स भी है. हर शख्स किसी न किसी वजह से सीखता है. किसी को अपने राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने हैं या अपने प्रोफेशन के लिए चाहिए, किसी को सिर्फ अपने रूह को ग़िज़ा के मकसद से कोई पढ़ता है. तो दिस वी वांट टू एक्सपैंड एंड एक्सटेंड टू अदर सिटीज. कुछ गजल के इश्क में मुब्तला हैं. हाँ वो तो बहुत गजल के या गजाला के Anand Ji, the translator of his father's book Chhuta Sach. Before turning to literary translations, Anand Ji was a print and broadcast journalist. He has worked with the Canadian Broadcasting Corporation. He wrote for several Canadian newspapers and for Dawn Karachi. He also wrote a column on language for several years for The Hindu. He has translated Jhuta Sach and Devya. What Yashpal meant by Jhuta Sach in Hindi was, yes, it is true that India got the freedom from the British, but it was not the freedom that we had fought for. Therefore, it is a Jhuta Sach, or truth that is false, that we want freedom. The famous ghazal by Faiz Ahmad Faiz,
یہ وہ سحر نہیں, or dawn of freedom, has the same theme. This is not the dawn of freedom for which we had set out in sheer longing. To my ears, this is not that dawn, rang more true to Yashpal's meaning than false to. Yashpal and Faiz were. Puri had lost all his attachment to Lahore. The city had been cruel to him in all manner of ways. Lahore had rejected him. He felt and did not want him in her fold. Lahore favored Kashish, who had unjustly fired him from his job. Lahore belonged to Kanak, who had stolen his heart. Lahore had taken sides with the stuck-up, conceited Nayak and Gardarilal when they told him that he was socially inferior. Lahore had given its blessings to others. I'm going to stop here. Thank you, Anandji, for your presentation. It's landmarks that we grew up seeing and observing and sort of living with have rapidly changed under what we call the sort of modernization or the neoliberal project, where basically rampant construction and emergence of mall culture, the sort of closure of many old markets, and not to mention one of the great forces of modernity, i.e. the construction of various modes of public transport in Lahore. And because that was visually the most stunning as well as disturbing image, and one is very divided about it because public transport is one of the most critical needs of Pakistani urban centers, and in Lahore, it has been met to some degree by the previous outgoing government of the PMLN that built first the Lahore Metro bus service in 2013, and then they followed up by constructing the Orange Line, only a part of it by 2017. Station on the right side, and then the Sultanpura station, and these are all old sort of markers, and they appear and reappear in the literary narratives of Lahore, or the poetries of Lahore for almost a century. And the kind of visually, it is now going to be very different by the time this train operates and then further expands into the city. New train infrastructure actually is extremely close to the Shalimar Garden. If you study poetry, if you study theology, at the end of the day, all love is ishq-e-haqiqi, because if you are loving another human being, you are loving one of the creatures of God. So the subject of ghazal is essentially love. Now, Wali Muhammad Dakkani was the first poet who formally composed a diwan of Urdu ghazals. And some of his ghazals are very popular, jaise ishq ka tir kari lage, usse zindagi kyun na bhari lage. It dates back to the 7th century Arabia. It's a performative art, and it's only enjoyed rightly when you sing it with skill, knowledge, understanding and feeling. And it can be sung in a number of styles, and over 20 centuries ghazal has remained popular, and it has a future both as a form of poetry and as a genre of music. And this is a painting from the Khilji archives where ghazal was being sung. This is my contact information. Thank you very much for giving me as much time as you did. Any questions? I need Amin bhai kuch kehna cha rahe hain. Tomorrow I am talking about Kathak. I will teach you how to count beats, how to recognize rags, the difference between Sangeet ka tukra, Parmalu. कलाम आज सुना आज आपने, दूसरा कोई आदमी इस दुनिया में सुनाने वाला कोई नहीं कर सकता दुनिया में।
The title of my conversation today is Celebrating Lahore, reading Chhuta Sach in Lahore. So for one thing, I'm very grateful and excited to be part of this group celebrating the city of Lahore in New York City, and to share with you my very recent artworks documenting my experience of discovering and getting reintroduced to Lahore, the city of my birth, where I grew up, married, raised family, still live, via reading Yashpal's novel Chhuta Sach, not anywhere else, but right in Lahore. Here we have to pause and make sense that Lahore, among the cities of Indian subcontinent, has one of its kind historical and personal level of associations and profile. Recently I read what Khalida Adib Khanum, a Turkish scholar and freedom fighter who visited India between the same years, 1920-1947, the span of years when Yashpal and his Chhuta Sach characters lived in Lahore. She travelled all over India. Towards the end of her 1935 trip, she made some meaningful observations of almost all leading regional and ethnic Indian communities. Peshawari, Calcuttans, Bombaywalas, Hyderabadis, others. However, she found Lahoris mentally and physically most well preserved, representative of the best Indian medium. For such proclamations and other historical characterizations of the city, I, like other post-partition Lahoris, draw a special sense of sustenance, entitlement for Lahore-centered self-identity. Even when in casual encounters with Indians, mostly on airports, I sense their interest in me merely because I'm traveling back or arriving from Lahore. I can see that they are curious about me because I'm a Lahori. One such chance meeting with an Indian Punjabi stands out in my memory. He told me wistfully that in his family, when something good happens, they exclaim, "Aaj te Lahore ho gaya." Aaj te Lahore ho gaya. After good food or something that sort of comes unexpectedly and they're not were expecting it. For all these adorations, Lahore is thus celebrated vociferously at scholarly as well as at mundane levels. It is like a sacred ritual, often adhered to without a second thought, drawing rationale from settled status of veneration that Lahore has been enjoying unquestionably, and almost as if given. Lahoris love to boast, Lahore, Lahore hai, or Lahore is Lahore. Ye kafi kaha jata hai. Why Lahore is Lahore? It could be a fascinating research question that could be picked by any one of us desperately in love with Lahore. Yashpal's Chhuta Sach offers at least one most important and foundational clues that I think is at the heart of the truism Lahore, Lahore hai. I have tried in this presentation today to seek some resolve to this query. I would like to show the second slide. With my aesthetic experience of leading Yashpal's Chhuta Sach in Lahore, and how it made me look at the Lahore I thought I knew so well again. First, a few introductory words about the novel Chhuta Sach. The Hindi novel Chhuta Sach is written by the renowned Hindi writer Yashpal. The originally Hindi novel Chhuta Sach is based on 1947 partition. It encompasses the time period between 1942 to 1957. As documented elsewhere, the partition of India into two separate nations, India and Pakistan, resulted in the largest forced mass migration ever. It displaced 15 million people and 1 million killed in communal riots. The English translation of this work was published for the first time in 2010. It is entitled, "This is Not That Dawn," a direct reference to Faiz Ahmad Faiz
this beautiful Subh Azadi. یہ وہ سحر تو نہیں. لاہور شہر وسایا کسو ریس پرادی کیتی ادا شہر قصور اخوایا. صدیاں بیتیاں بدلیاں ریتیاں کئی شہر وسے کئی اجڑ گئے اس جیندے دیس پنجاب وچ. کوئی ڈھہ گیا پچھے رہ گیا کوئی ویلے دے نال وہ گیا ایک لاہور ہی جیندا رہ گیا. علاقہ یا زمین جو بھی ہے اصل روکا پڑھا ہوتا انہوں کی جنم کی وجہ تو ہوتا ہے اور جو بھی بنیا ہوتا سماج بنتا ہے جہاں بھی وہ سارا انہوں لوگوں نے بنایا تو مگر بھی انہوں کے نام جی لڑنگ کی سماج ہے نہ خودیا ہوں وہ اپنی سہولت میں کوئی دار رکھ لیں. کیا نام سے بادشاہ چینج ہو جاتا ہے؟ کیا نام سے لوگوں کی حیبت بدل جاتی ہے؟ یہ کتنا آرٹیفیشل تصور ہے. یہ نام رکھو اور نہ رکھو اور یہ نہ رکھو. میں کو تو بحث کا ہمیں قوم کو شرمندہ ہونا پڑا. ان دونوں چیزوں کو تاریخ راوی ملیے راوی ٹپیے مونگا بیٹھا لاہور تے جس بات پاؤں وہ بسر گیا اپنے کم تو مکر گیا. I will start my talk with a little bit of introduction. This is an excerpt from Dapsi Sidhwa's collection called The City of Sin and Splendor. The ancient Hor, the handmaiden of dimly remembered Hindu kings, the courtesan of Mughal emperors, the Paris of the East. Lahore is more than the grandeur of Mughal forts and gardens, mosques and bazillions, the jewel colors of everlasting spring. It is also the city of poets, the city of love, longing, sin and splendor. People who have shared a relationship with Lahore has archived their memories and experiences widely. From the mystical poems of Madhulal Hussain and Bulleh Shah to Iqbal's Ode and Fayaz Lament, from MacLagan and Ijazuddin's historical treaties and Kipling's chronicles, to Samira Qureshi's intricate portraits of Old City and Irfan Hussein's delightful account of Lahori cuisine. While Pran Naval paints a vivid sketch of Lahore's Hira Mandi, Shahnaz Qureshi brings alive the legend of Anarkali and Khalid Hassan pays a tribute to the late melody Queen Noor Jahan. Including fiction old and new, from Manto and Chutai to Ashfaq Ahmad and Zulfikar Ghosh, Saad Ashraf and Surya Khan to Mohsin Hamid and Rukhsana Ahmed, all of them share a deep connection with Lahore. Their writings have not only given us an insight to their Lahore, but has also inspired the films and the filmmakers who have filmscaped Lahore in different times. Lahore has been the subject of too many love affairs, never-ending affection for its majestic presence, splendor and rapidly hybridizing future. Lahore's eminent presence in pre- and post-partition cinema and cinema industry of Lahore both has established an utmost relationship of Lahore with the Indo-Pak film industry. Just like other historical cities of the world such as Paris, London, Rome and Delhi, the iconic city of Lahore has remained one of the most favorite sites for filmscaping for the filmmakers of the Indian subcontinent. Lahore's topophilia has ruled the Indian and Pakistani film industry for ages, and the evolving landscape of Lahore has been captured in cinema consistently in all times and ages, from the birth of cinema in the Indian subcontinent to the present day. The magnanimous and mighty Mughal fort, symbol of romance, Shalimar Garden, reminiscent of the glory of Sikh throne, Ranjit Singh's tomb, memoirs of glorious exhibitions, Tollington Market, specimens of historical palimpsest, Wazir Khan's Baradari and Lawrence Gardens, epitomes of humanitarian philanthropy, Dayal Singh Library and Ganga Ram Hospital, the guarding walls of Lahore's past and its magnificent gates that are the gateways which can transport people back and forth in time, and the standing momentum of Lahore's struggle, resistance and survival for freedom in our Pakistan and Wagah border. This is the Lahore of Mughals, Sikhs, British and heart of the land of pure. Watching it now, we open ourselves to Lahore's cultural and geographical scapes which are captured in cinema through filmscaping. Immediately the question arises, what is filmscaping and why filmscaping Lahore is such an interesting and significant phenomenon? What does it tell us about Lahore? Why should we care about it? Or what is these films that we associate with Lahore, and why it is important to identify these associations? Why do these images and themes are enticing to our imagination and really heart-touching to all of the Lahoris?
And most importantly, what happens when the historicity and spatiality of Lahore is turned into a spectacle through filmscaping. These are the questions I will explore in this paper through different cases of the movies that are set in Lahore. Like any other filmscaping project, it explores how people conceive Lahore, how we connect to Lahore's past and present through the medium of film. This paper analyzes images, clips, frames, and situations which are a compelling and influencing account of Lahore. Not in terms of establishing any historical authenticity or make any sociological claims, because these are all works of fiction and not ethnographic works, but after all, it allows us to enter into Lahore's city life, to live through its historical presence virtually. So exist in the living milieu of Lahore for a few hours while screen acts as a connecting medium for us. Also, just like the question that Orhan Pamuk poses in his book, such as why certain parts of the city seem more beautiful and more preferable to us while others do not, and why the city strikes us as a beautiful city, and again, as we walk down the streets of Lahore, that nostalgia and memory that comes to our mind is very important. Or in order to keep up with the Walter Benjamin's classification, as Sabrura mentioned in her book, explore the accounts focused on the fanciful architecture, the bustling and the colorful crowds, and the exotic customs. نہ بھولی ہیں نہ بھولیں گی ہمیں لاہور کی گلیاں. یہ لاہور ہے پنجاب کا دل جس کے ذکر پر آنکھیں چمک اٹھتی ہیں, دل دھڑک اٹھتے ہیں. لاہور کا خیال آتے ہی یہ خوبصورت تصویر آنکھوں کے سامنے ناچنے لگتی ہے. اس خوبصورتی کا راز یہاں کی بلند عمارتیں یا پرفضا باغ نہیں, بلکہ یہاں کے باسی تھے. ہماری کہانی اس شہر کے ایک چھوٹے سے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے. یہ ایک سچا واقعہ ہے لیکن نام فرضی ہے. These roads are still there, some of them are renamed, but people like Kairaba can still figure out which Lahore they're talking about. Tying it back to the literature that I talked about, this is an excerpt from Bapsi Sidwa's book again. She says, there is a certain route I follow when I take visitors to my favorite Lahori landmarks. From my house is the cantonment near the old Lahore airport. We drive to Mall Road, believed to be the part of the famous Grand Trunk Road that runs across the breadth of India from Peshawar to Calcutta. It has been grandly renamed as Sharai Qaid-e-Azam after the founding father of Pakistan, but old names like old habits die hard, and it is still commonly called Mall Road. So this idea is, we know this idea as called mental mapping. A mental map shows a city as it should be, as if the psychogeographer was describing the city for the first time. And the psychogeographer in this case is the narrator or the director of the film. Mental mapping is an extremely interesting form of cultural activity that brings psychogeography together with the conceptual art, hypergraphics, and graffiti. Lahore 1949 opens with a wide shot of the city's uneven and not so sky-touching skyline, and from there, cameraman gives you a virtual tour of city's historical monuments in an anachronistic manner. Starting from the Government College University, a legendary educational institute now 150 years old, born under the British Raj in a pre-colonial structure of Raja Dhyan Singh's Haveli, the next scene captures Lahore's railway station, a medieval castle-looking building which serves as Kathak,
द स्वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, कथक से दास्तान गोई का मुजाहरा किया गया। मुशायरा मुनक्कद हुआ। तो साहब बहसियत नाज़िम, मैं इस मुख्तसर मुशायरे में सबसे पहले कलाम पढ़ने की जसारत कर रही हूँ। आज का जो मौजू दिया गया है लाहौर के हवाले से, इसके लिए मैंने ये नज़्म खास तौर पे कही है, शायद किसी काबिल हो। किसी भी शहर की तारीफ में रौनक के मजमूई अनासिर का कहीं मौजूद होना लाजमी है। किसी भी शहर की तारीफ में रौनक के मजमूई अनासिर का कहीं मौजूद होना लाजमी है, वगरना यूं तो कब्रिस्तान भी आबाद वगरना यूं तो कब्रिस्तान भी आबाद होता है। मेरी यादों में मेरा शहर रौनक और आवाजों के अंदर सांस लेता है। मेरी यादों में मेरा शहर रौनक और आवाजों के अंदर सांस लेता है। मेरे आंगन की ईंटों पर जरा सी बूंद पड़ने से जो सौंधी बास उठती है वो मुझ में है। मेरे आंगन की ईंटों पर जरा सी बूंद पड़ने से जो सौंधी बास उठती है वो मुझ में है। मैं उन गलियों से बाहर हूँ मगर उनके मकीनों की जो सादा गर्म जोशी है वो मुझ में है। मैं उन गलियों से बाहर हूँ मगर उनके मकीनों की जो सादा गर्म जोशी है वो मुझ में है। नज़्म का उन्वान है गिरहन। बहुत पहले मैं अपने सब असासे सौदा कराने शहर के बेरहम हाथों में गिरवी रखाई थी। बहुत पहले मैं अपने सब असासे सौदा कराने शहर के बेरहम हाथों में गिरवी रखाई थी कि बरसों से इन आँखों में बसे एक ख्वाब की कीमत चुकानी थी। क्या कि बरसों से इन आँखों में बसे एक ख्वाब की कीमत चुकाना थी। मुझे परवास करना थी बहुत ऊंची बहुत लंबी। क्या मुझे परवास करना थी बहुत ऊंची बहुत लंबी। कई बहते समंदर पार करना थे, नई दुनिया बसाना थी। एक ऐसे देश जाना था जहाँ पर ख्वाब बिकते हैं। एक ऐसे देश जाना था जहाँ पर ख्वाब बिकते हैं, जहाँ सब ख्वाहिशें तकमील पाती हैं। सितारों को फलक से तोड़ लेने की तमन्ना में मैं अपने देश के कच्चे मकानों से बहुत ही दूर बड़े से जगमगाते शहर में पहुंची। फिर अपने ख्वाब पा लेने की धुन में तेज रफ्तारी से चलते शहर की हंगामा खेज रोशन गली में इस तरह भटकी कि अपने आप से अरसे तलक फिर मिल नहीं पाई। सितारों को फलक से तोड़ लेने की तमन्ना में मैं अपने देश के कच्चे मकानों से बहुत ही दूर बड़े से जगमगाते शहर में पहुंची। फिर अपने ख्वाब पा लेने की धुन में
तेज रफ्तारी से चलते शहर की हंगामा खेज रोशन गली में इस तरह भटकी कि अपने आप से अरसे तलक फिर मिल नहीं पाई। मैं इस देश में बुलंदी को छुआ मैंने, मैं इस देश में बुलंदी को छुआ मैंने, फलक से चांद तारे तोड़कर अपने दरो दीवार को रोशन किया मैंने, सभी कुछ पा लिया मैंने। मैं इस देश में बुलंदी को छुआ मैंने, फलक से चांद तारे तोड़कर अपने दरो दीवार को रोशन किया मैंने, सभी कुछ पा लिया मैंने, मगर हवाए शौक की नामेहरबानी से फसीले जहाँ पे रोशन मेरे ताबा को गिरहन ऐसा लगा कि हर सू घुप अंधेरे ने मुझे बीनाई से महरूम कर डाला। फिर ढूंढता है दिल वो अनोखी अदा तेरी, फिर ढूंढता है दिल वो अनोखी अदा तेरी, वो पे करे हसीन सदा खुशनवा तेरी, फिर ढूंढता है दिल वो अनोखी अदा तेरी, वो पे करे हसीन सदा खुशनवा तेरी, फिर चश्मे शौक को है तमन्ना तेरी ये शहर, जो काबाए नजर भी रही वो ज़या तेरी, फिर चश्मे शौक को है तमन्ना तेरी ये शहर, जो काबाए नजर भी रही वो ज़या तेरी, फिर दर्द जिंदगी है तुझसे ही हम कलाम, फिर दर्द जिंदगी है तुझसे ही हम कलाम, फिर चाहता है दिल वो पुरानी दवा तेरी, फिर दर्द जिंदगी है तुझसे ही हम कलाम, फिर चाहता है दिल वो पुरानी दवा तेरी। लाहौर तू लाहौर है उस दिन में पैदा हुआ जिस पल मैंने तुझे देखा था। लाहौर तू लाहौर है उस दिन में पैदा हुआ जिस पल मैंने तुझे देखा था, लेकिन तेरे पाए तख्त तले, लेकिन तेरे पाए तख्त तले ना जाने लहू है कितनों का मेरे जितनों का, जो तेरे शाही किले को फतेह करके आए थे, जो तेरे शाही किले को फतेह करके लौटे थे, जिंदा है कि मुर्दा उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, वाह वाह। तेरे लाहौर तेरे खित्ताए लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम, खित्ताए लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम, लेकिन तेरे गाजियों का क्या करूं इन नाजियों का क्या करूं। खित्ताए लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम, लेकिन तेरे नाजियों का गाजियों का क्या करूं इन नाजियों का क्या करूं। तूने एक कलंदर लड़की का स्वागत किया जिसे पिंडी ने कत्ल किया, बेनजीर आई है इनकलाब लाई है याद है तुझे, घोड़ा झंग का था और मातम लाहौर का था। मैं ठोकर न्याज बैग में तारीख के ठोकरों में हूँ और रंजीत सिंह की मड़ी से बगुले उठ रहे हैं। शहर दरिया मिजाज होते हैं, शहर दरिया मिजाज होते हैं, दूर बर्फीले कोसारों से सर्द शफाफ झरने फूटते हैं, एक दरिया की शक्ल बढ़ते हैं। वाह वाह वाह। शहर दरिया मिजाज होते हैं, दूर बर्फीले कोसारों से सर्द शफाफ झरने फूटते हैं, एक दरिया की शक्ल बढ़ते हैं। मर्गजारों से छान कर मिट्टी अपने अतराफ में बिछाते हैं, मर्गजारों से छान कर मिट्टी अपने अतराफ में बिछाते हैं, सब्ज गीतों की फसल उगती है, हीरा अफकार जगमगाते हैं। रोशनी का समंदर उबलता हुआ, वायलिन का गना, कुमकुमे की सुनहरी किरण जाल बुनती हुई, जगमगाते हुए इस हंसी जाल में रंग ओढ़े हुए, लाल पीले रुपहले लिबासों नकाबों में सब अपना अपना तशख्खुस छुपाए हुए वज्द में झूमते हैं यहाँ चंद लम्हों के इस जश्न में, जिंदगी के हसीन रक्स में। बहुत आरामदेह दिन था, खुशी के नर्म गोशे में तसल्ली की नशिस्त पे मेहरबां पर सर टिकाए पांव लटकाए कहीं बैठा हुआ था। बहुत आरामदेह दिन था, खुशी के नर्म गोशे में
तसल्ली की नशस्ते मेहरबा पर सर टिकाए पांव लटकाए यूं ही बैठा हुआ था मैं, मेरे आगे सुबह के तश्त में बिखरे हुए फुर्सत के मेवे थे। मेरे आगे सुबह के तश्त में बिखरे हुए फुर्सत के मेवे थे, मोहब्बत की सुराही में शराब इश्क रखी थी, जहाँ गालिब वहाँ पर मीर का दीवान रखा था, भरा था चाय का प्याला जहाँ गुलदान रखा था। तो मोहब्बत की सुराही में शराब इश्क रखी थी, यहाँ गालिब वहाँ पर मीर का दीवान रखा था, भरा था चाय का प्याला जहाँ गुलदान रखा था। कहीं से नगमाए राहत की धुन पर रक्स करती दोपहर आई, बहुत आसूदगी देता हुआ बाहर गली में खेलते बच्चों का शोर गुल, खुले आंगन में बिखरी धूप से उठने लगी एक ख्वाब की खुशबू, मेरी आंखों में इत्मीनान की एक नींद भर आई। सुकून चारों तरफ फैला हुआ था और मैं बैठा था। भला ये कैसे मुमकिन था कि मैं उठकर कहीं जाता, यहाँ से मैं अगर जाता तो आखिर किससे जाता। मैं और सारे मेरे दोस्त जो आए हैं, हम डार्टमouth पे होते हैं, that's about 4.5 hours away, और हमने एक तो बस फेसबुक का ये इवेंट देखा कि NYU उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो हमने सोचा चलें अगर मौका मिलते तो जाते हैं, एंड इंडीड हम फिर यहाँ पहुँच गए, और indeed we're experiencing this wonderful amalgamation of so many talented and brilliant people who are taking time out of their busy schedules to come together and celebrate this language, and this language that holds this whole world, this whole universe. आपको गाने का शौक भी है, एक आध लाइन हमारे देखने वालों के लिए सुनाएंगे? बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। मेरे पेरेंट्स उर्दू बुक्स पढ़ते हैं और उनसे मैं उर्दू की पोइट्री भी सुनती रहती हूँ, इसलिए मुझे उर्दू ज़बान अच्छी लगती है। एक सवाल के जवाब में एक नौजवान खातून ने बताया, By watching Urdu movies along with my parents, it sounds good. My mom reads Urdu books, especially poetry. I listened to the poetry she read to me, and that's why I came to the Urdu conference. Rekhta.org से संजीव साहब, सर आपको वेलकम करते हैं NYU में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बताइए कि आप अपने इदारे के बारे में कुछ बताइए कि क्या हो रहा है उसमें। रेख्ता.org एक हिस्सा है रेख्ता फाउंडेशन का। रेख्ता फाउंडेशन शुरू हुआ था 2013 में, और मकसद था इसका कि उर्दू ज़बान और अदब को महफूज करना और प्रमोट करना। ये नाम रेख्ता आपने कैसे चूज़ किया, इसका पीछे कोई बैकग्राउंड है? रेख्ता मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब नाम है इसके लिए, बिकॉज़ जो लुग़वी माने हैं रेख्ता के वो तो है बिखरा हुआ, डाउन ट्रॉडन, लेकिन उर्दू का पुराना नाम भी रेख्ता था। गालिब के समय या मीर के समय इसको रेख्ता, उर्दू को रेख्ता कहा जाता था। और आप ये NYU की एफर्ट्स को आप कैसे देखते हैं? मैं तो बिल्कुल सराहता हूँ उनकी एफर्ट्स को, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है और मुख्तलिफ किस्म के लोग जुड़ रहे हैं इसमें। और ये 2 दिन की उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है, जो मैंने देखा, तो मेरी खुशकिस्मती है मैं न्यूयॉर्क में था इस वक्त और शामिल हो सका। नाज़रीन, हमारे साथ एक और मेहमान आनंद साहब आज मॉन्ट्रियल से तशरीफ़ लाए हैं। वैसे आप लखनऊ से हैं और आपकी प्रेजेंटेशन है इसके बारे में। आनंद साहब, आप खुद हमारे देखने वालों को बताइए। जी, मेरी प्रेजेंटेशन आज जो है वो एक नावल के बारे में है, हिंदी का नावल है, उसका नाम है झूठा सच, और उसके लिखने वाले हैं यशपाल। ये नावल जो है, इसकी थीम तकसीम या बंटवारे पर है, 1947 में जब पार्टीशन हुआ था उसके बारे में। और इसके बारे में कहा जाता है कि किसी भी ज़बान में किसी भी राइटर द्वारा ये सबसे अच्छा नावल है। ये यहाँ पर अमेरिका में और कनाडा में बहुत इसकी बारे में बातचीत होती रहती है। तो मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो इसका मैंने अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया था। उसका नाम मैंने रखा है दिस इज़ नॉट दैट डॉन। दिस इज़ नॉट दैट डॉन नाम इसलिए रखा था कि वैसे नाम तो उसका झूठा सच है,
اور اس سے لکھنے والے کا مطلب یہ تھا کہ آزادی ملی ہم لوگوں کو 1947 میں، لیکن یہ تو بات صحیح ہے کہ ملی، لیکن وہ جھوٹی آزادی تھی، وہ آزادی نہیں تھی جس کے لیے ہم نے جد و جہد کی تھی. اور تو فیض صاحب کی ایک نظم ہے بہت مشہور، یہ وہ سحر نہیں ہے، تو اس کا انگریزی میں ہے دس از ناٹ دیٹ ڈان. تو میں نے بجائے جھوٹا سچ کہ مجھے لگا کہ یہ زیادہ موزوں ہوگا، اور اس لیے میں نے اس کا نام دس از ناٹ دیٹ ڈان رکھا تھا. امین ترمزی صاحب ڈیلس سے تشریف لائے ہیں، اور ظاہرہ حسین صاحبہ قریب ایک شہر ہے کوئنز بیری، ہاں وہاں سے آئی ہوں اور ہمیشہ ہی آتی ہوں. اردو سے آپ کی چاہت جو ہے بہت پرانی ہے، اس پہ کچھ فرمائیے. بس صاحب اردو سے ہمیشہ سے یہ شوق جب شروع سے ہوتا ہے، جب چلتا ہے، اور اب تو گزشتہ میں 44 سال سے غیر اردو بستی میں بستا ہوں. پہلے کوئی 8 سال میں جرمنی میں رہا، اور اس کے بعد اب 30-35 سال سے، بلکہ اور 40 سال سے یہاں پر ہوں. تو اردو سے بس کچھ کیوں ہے محبت میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ کہیں کوئی ادبی سلسلہ ہو، اردو پہ گفتگو ہو رہی ہو. یونیورسٹی آف آسٹن ہمارے یہاں سے ڈیلس سے کوئی 200 میل ہے، وہاں کے اکثر پروگرام میں جاتا رہا ہوں. یہ بھی آئی تھیں، منٹو پر گفتگو تھی ان کی، ڈاکٹر عمر میمن صاحب آئے تھے. تو اس طرح جہاں جہاں کہیں کوئی اردو بولنے والے کو مل جاتا ہے، ان سے ملاقات ہوئی ہے یونیورسٹی آف آسٹن میں. طاہرہ صاحبہ سے؟ جی ہاں، طاہرہ صاحبہ سے یونیورسٹی آف آسٹن ملاقات ہوئی ہے. آج مجھے معلوم علی عدنان میرے دوست ہیں، میرے شہر میں رہتے ہیں، اور حالانکہ ان کی فیلڈ نہیں ہے مگر اتنا انہیں کمانڈ ہے. قوالی پہ پروگرام انہوں نے کیا تو لوگوں نے کہہ دیا کہ جی اس سے اچھا پروگرام نہیں ہو سکتا. اسی طرح اب وہ یہاں آئے ہیں، آج غزل پہ پروگرام ہے ان کا، کل کتھک پہ پروگرام ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، تو میں نے کہا چلیے میں چلتا ہوں. میں نے ٹیلی فون کیا، طاہرہ صاحبہ نے کہا بھائی آ جائیے آپ، بڑی خوشی کی بات ہے اگر کوئی اردو سے دلچسپی رکھنے والا ہے. مجھے جہاں تک یاد ہے بچپن سے کر رہی ہوں، میں خیال 7-8 سال کی عمر سے، کیونکہ میرے والد بھی شاعر تھے، اور پھر گھر میں ماحول وہ تھے، وہ بھی اکرام حسین عشرت، ویسے تو وہ فزیشین تھے، اور تو بہن بھی، بھائی ویسے تو سرجن ہیں، لیکن لکھنا جو ہے نا وہ ہمارے خون میں ہے، شامل ہے، کریٹیو رائٹنگ. تو بہت مجھے یاد ہے پہلے 7, 8, 9, 10 پھر انگریزی میں شروع کی، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اردو میں شروع کر دی.